नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की अपनी बात और मैं हूं मनीष शर्मा। भरतपुर रेंज में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा के 22 महीने के मासूम बच्चे हृदयांश की जिंदगी बचाने के लिए धौलपुर और भरतपुर नहीं अब प्रदेश भर में सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। एनडीटीवी भी बच्चे की मदद के लिए सरकार और आम जनता से अपील कर रहा है। मासूम की जिंदगी बचाने के लिए 17 करोड़ के एक इंजेक्शन की जरूरत है। मासूम की जिंदगी बचाने के लिए राजस्थान पुलिस के डीजीपी, भरतपुर रेंज के आईजी और धौलपुर एसपी ने भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से डोनेशन की अपील की है। मासूम मनिया पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर का बेटा है। मासूम महज 22 महीने का है। नाम हृदयांश है। कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता है और चल नहीं पाता है। लाइलाज बीमारी का शिकार है जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी एमएसए कहते हैं और इलाज इसका देश में नहीं है। अमेरिका से बताया जाता है इंजेक्शन आता है जिसके चलते फिर इसका इलाज होता है और चिकित्सकों के मुताबिक 24 महीने की उम्र तक इस दुर्लभ और घातक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो अभी बताया आपको उसका इलाज संभव है। इलाज बहुत महंगा है लेकिन लाइफ सेवर जोग्लेस्मा नाम के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। भारी भरकम खर्चा है, निश्चित रूप से एक बड़ी राशि होती है और परिवार आमतौर पर इस तरह की राशि वहन नहीं कर पाते। तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए कि क्या ये बीमारी है, किस तरह का इलाज इससे हो सकता है और जो इंजेक्शन बताया जा रहा है जिसके लिए अब क्राउड फंडिंग भी शुरू हो गई है, कितना वो संभव है इस इलाज के लिए इसको ठीक कर पाने में। मैं गौरव कुमार शर्मा, हृदयांश का रिलेशन में चाचा लगता हूं और हृदयांश शर्मा गांव मसारी, तहसील कठुमर, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला है। इसको एक SAM2 टाइप बीमारी हुई है जो कि यह बचपन से ही एक बच्चे के प्राकृतिक रूप से या पेट से ही यह बीमारी चालू हुई है। यह क्या है कि छोटा था, 6 महीने का था, तब से ही यह घुटमन या वैसे बैठना चालू इसने नहीं किया था, डॉक्टरों ने हमें बताया है। और हमारा परिवार एक किसान परिवार से बिलोंग करता है। हम किसान परिवार है जिससे 17-17.5 करोड़ रुपए हमारा परिवार वहन नहीं कर सकता। हमारे कलीग हैं नरेश शर्मा जी, जो कि अभी पुलिस उप निरीक्षक हैं और धौलपुर में पदस्थापित हैं। उनका 2 साल से भी छोटा बच्चा है, बेटा है हृदयांश, जिसको कि एक दुर्लभ बीमारी हो रखी है और वर्तमान में उसकी कोई भी इलाज होने की स्थिति नहीं है। जो एकमात्र उसमें आशा की किरण है वो जीन थेरेपी है, जिसके लिए एक विशेष इंजेक्शन आता है। उसकी कीमत लगभग 17.5 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। किसी भी वेतनभोगी कर्मचारी के लिए इतने महंगे इंजेक्शन को लगवा पाना बहुत मुश्किल है। इस समस्या का, इस चुनौती का जब पता पुलिस विभाग को चला तो हमारे डीजीपी सर श्री उत्कल रंजन साहू सर ने सभी पुलिस अधीक्षकों, महानिरीक्षक पुलिस को ये आह्वान किया कि हृदयांश के जीवन की रक्षा के लिए जो भी शैक्षिक रूप से मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद कर सकते हैं, वो करें। और ये जो पूरा प्रयास है एक मुहिम के रूप में पूरे राजस्थान में चल रहा है और हम लोगों की बस इतनी ही इल्तिजा है, इतनी ही हम लोगों की अपेक्षा है कि जो भी लोग इस मैसेज को देख रहे हैं वो लोग चाहे 1 रुपये, चाहे 10 रुपये, चाहे 100 रुपये अगर आर्थिक सहयोग कर सकें। भारतवर्ष 125 करोड़ का देश है और 125 करोड़ के देश में अगर 1-1 रुपये का भी योगदान हम देते हैं तो 17.5 करोड़ की राशि बहुत ही कम है, जो कि एक दिन में ही जमा की जा सकती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से यही अपील करता हूं कि जीवन की रक्षा के लिए 1-1 रुपये भी अगर लोग अपना आर्थिक सहयोग दें तो हम लोग अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। इसकी जो अकाउंट डिटेल है वो मेरे ट्विटर अकाउंट पर उपलब्ध है, मेरे एक्स अकाउंट पर उपलब्ध है। क्योंकि हो सकता है कि इस मौके का फायदा कुछ साइबर अपराधी भी उठाना शुरू कर दें और तरह तरह के मैसेजेस फ्लोट करें पूरे भारत में। तो जो ऑथेंटिक उसका अकाउंट नंबर है वो मेरे ट्विटर के अकाउंट पे दिया हुआ है। उसमें जो भी राशि आप लोग देना चाहें उसको स्वैच्छिक रूप से दें और बहुत बड़ी राशि की अपेक्षा नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं, 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक की राशि भी अगर देते हैं तो पर्याप्त होगा।
तो भरतपुर रेंज के आईजी थे जो कह रहे थे कि लोग जितना भी डोनेट कर पाएं क्राउड फंडिंग के जरिए वो करें, और डीजीपी साहू ने भी हृदयांश की मदद के लिए अपील की है। हृदयांश के पिता एसआई नरेश शर्मा से भी एनडीटीवी ने लाइव प्रोग्राम पर बात की थी, उन्होंने भी कुछ कहा था, उनकी भी अपील है, जरा सुना देते हैं। मैं इसको सबसे पहले बेबीलोन हॉस्पिटल जयपुर में है, डॉक्टर सीतारमन है, पीडियाट्रिक एचओडी रहे हैं जेके लोन हॉस्पिटल में, तो उनको दिखाया था, मैंने उनको कंसल्ट किया था, उन्होंने यही बताया था कि मांसपेशियां वीक हैं, फिजियोथेरेपी कराओ, और उनसे हर महीने कंसल्ट करते रहे हम। 19-20 महीने का हो गया मेरा बेटा, तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। बाद में फिर उन्होंने सजेस्ट किया, नहीं मैं खुद ही गया अपने फोर्टिस हॉस्पिटल में, डॉक्टर शरद शर्मा पीडियाट्रिक न्यूरो जी, उनको दिखाया, तो उन्होंने सबसे पहले जेनेटिक से संबंधित कोई जांच होती है वो जांच करवाई थी उन्होंने, और लगभग 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, तब ये बीमारी डिटेक्ट हुई थी उसमें। तो उसी दिन से बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि इसका इलाज हमारी पहुंच के बहुत ज्यादा बाहर है, बिल्कुल बहन नहीं कर सकते हम। 17 करोड़ का इंजेक्शन बहुत बिल्कुल वो है मैडम। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भी मेरे बच्चे को, बेटे को और बच्चों की तरह चलते हुए देखना चाहता हूँ, तो सभी मदद के लिए आगे आए। तो बिल्कुल पिता जो है मदद की गुहार लगा रहे हैं, और हम भी कोशिश करेंगे इस बीमारी को जानने की, क्या इसका इलाज है और किस तरह से हृदयांश की मदद हो सकती है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर रोहित कपूर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, MBBS MD पीडियाट्रिक्स हैं, खुद अमेरिका में पढ़ाई कर चुके हैं। प्रीति राजेंद्र जौहर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद होंगी, और मुदित गौड़ मेरे सहयोगी होंगे जो इस खबर को कवर कर चुके हैं। शुरुआत डॉक्टर साहब आपसे करेंगे। डॉक्टर कपूर, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो बताया जा रहा है कि जन्मजात बीमारी है, और इलाज दुनिया का सबसे बड़ा महंगा इंजेक्शन 17 करोड़ रुपए, जिस तरह से पेरेंट्स भी कह रहे थे, और पुलिस महकमा भी, इसकी जो राशि वाकई बहुत ज़्यादा है। अब रेयर जेनेटिक डिजीज़ है, माना जाता है लाखों मरीजों में से एक आध को होता है, और अक्सर माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, जो न्यूरॉन्स को इस तरह से प्रभावित करती है, और अमेरिका में इसका इलाज जो है ढूंढा गया और वहाँ से इंजेक्शन भेजा जाता है। ज़रा दर्शकों को समझाइए सरल भाषा में, क्योंकि अक्सर इस तरह की खबरें अखबारों में, टीवी पर देखी जाती हैं। क्या ये बीमारी है और किस तरह से बच्चों को अफेक्ट करती है? ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बेसिकली एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से जो स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं, उनके न्यूरॉन्स को फंक्शन उनका ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से मोटर वीकनेस हो जाती है। सो जो मसल्स होती हैं वो प्राइमरीली इस डिसऑर्डर में इफेक्टेड होती हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, SMN0 से लेकर SMN4 तक। जो SMN0 होती है वो उतनी सीवियर होती है कि बच्चे की डेथ इन न्यूट्रो हो जाती है। SMN1 अर्ली प्रेजेंटेशन होती है, पहले 6 महीने में प्रेजेंटेशन होती है, और बच्चा बहुत फ्लॉपी बेबी होता है, जैसे फ्रॉग लाइक बेबी होता है, और वो ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करता इतने। तो मदर फादर कहते हैं कि देखो बच्चा मूव नहीं कर रहा है, एस्पिरेशन ज़्यादा हो रही है, फीड्स अच्छे से टॉलरेट नहीं कर रहा, और ज़्यादा मूवमेंट्स पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर फेशियल मूवमेंट्स, और नीचे लिम्ब मूवमेंट्स इतने पॉसिबल नहीं होते। SMN टाइप 2 जो होती है वो थोड़ी लेटर प्रेजेंटेशन होती है, 6 to 18 मंथ्स की प्रेजेंटेशन होती है इसमें बच्चों में। एंड इसमें जो वीकनेस होती है वो मसल वीकनेस होती है, मोटर वीकनेस होती है। जो लोअर लिम्ब की मसल्स हो गई, अपर लिम्ब की मसल्स हो गई, वो वीक होने लगती है। इनिशियली बच्चा तो ठीक कर रहा होता है, फिर इवेंचुअली वीकनेस बढ़ जाती है। SMN टाइप 3 जो होती है एंड टाइप 4 होती है वो थोड़ी लेटर ऑनसेट होती हैं। तो SMN टाइप 4 तो प्रैक्टिकली एडल्ट ऑनसेट वीकनेस भी हो सकती है, तो मतलब इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर, वेरी वेरी रेयर डिसऑर्डर, और लेटर ऑनसेट और एडल्ट लाइक प्रेजेंटेशन भी इसमें हो सकती है। मेनली इसमें जो रोल है वो जीन थेरेपी का रोल है। जैसे कि एक इंजेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी महंगा इंजेक्शन है, जो कि US FDA अप्रूव्ड इंजेक्शन है। इंडिया के अंदर भी आ सकता है अगर डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करें, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज उसे फंड कर सकें, जिससे कि, और क्राउड फंडिंग हो सके, जिससे कि वो इंजेक्शन इंपोर्ट हो सके। और बहुत अच्छा इंजेक्शन है जो कि इंजेक्शन के थ्रू दिया जा सकता है, और अच्छे क्योर रेट्स हैं। सो ये ज़ेनग्लोज़मो जो इंजेक्शन है, इसके अंदर ये होता है कि जो वायरस होता है, ये वायरस जीन थेरेपी एक्चुअली, दिस इज अ टाइप ऑफ ए जीन थेरेपी। इसके अंदर एडिनो एसोसिएटेड 9 वायरस जो होता है वो मॉडिफाइड वायरस होता है, उसमें जेनेटिक SMN1 जीन जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है,
और जो SMN1 जीन होता है वो इंजेक्शन के थ्रू दे दिया जाता है, जो और इंजेक्शन के थ्रू जो जीन होता है वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें जाकर उनको इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर वो नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर देता है, जिससे कि मोटर रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके टिपिकली इफेक्ट अराउंड 1 मंथ आफ्टर द इंजेक्शन आने लगता है। जो ओवरऑल सर्वाइवल है इस इंजेक्शन का, मतलब काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, जो डाटा है काफ़ी अच्छा है। कुछ बच्चों में अराउंड इवन 95% क्योर रेट दिखा है 24 मंथ्स ऑफ फॉलोअप में, एंड बट ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है, मतलब इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है एक्चुअली इस इंजेक्शन में। तो ये ज़ोलगेनिज़्मा जो इंजेक्शन का है, क्या फॉर्मुलेशन होता है इसमें डॉक्टर कपूर, और किस तरह से टारगेट करता है? जो आपने बताया कि एडिनो वायरस बेस्ड होता है और एक जीन थेरेपी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जीन में जो डिसऑर्डर होते हैं उसकी वजह से बीमारी होती है, क्या ये उसको करेक्ट कर देता है जीन के डिसऑर्डर को? और जो बाकी का जीवन है इंजेक्शन लगने के बाद, अगर मान लीजिए हृदयांश को इंजेक्शन लगता है, तो क्या वो पूरा जीवन फिर अपना एक नॉर्मल आदमी की तरह लीड कर सकता है, आराम से जी सकता है, या फिर उसके साथ में भी किसी तरह के इंजेक्शन के बावजूद भी प्रिकॉशंस होंगे, या फिर और डोजेस की भी ज़रूरत पड़ती है? ज़ेनग्लैस्मो जो इंजेक्शन है एक बहुत ही हाई डिग्री ऑफ रिसर्च के बाद डेवलप हुआ है इंजेक्शन। इसकी जो कॉस्ट है बेसिकली, जो 17 करोड़ की कॉस्ट आई कैसे, इसके अंदर बहुत सारा ब्रेन लगा है एक्चुअली इस इंजेक्शन को बनाने में। बेसिकली दिस इज अ रिसर्च रिलेटेड मेड फ्रॉम अ डीप इंटेंस रिसर्च इंजेक्शन। तो इसमें क्या हुआ है, जो एडिनो एसोसिएटेड वायरस 9 इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, जिसके अंदर जो जीन खराब है, जो SMN1 जीन जो है म्यूटेटेड है, उस जीन को इस वायरस के अंदर डाला जाता है और एक IV इन्फ्यूजन की तरह ये जो इंजेक्शन होता है वो बच्चे को दे दिया जाता है। अब अगला सवाल ये होगा कि इंजेक्शन दिया, अब कब असर आएगा? अराउंड जो असर होता है वो 1 महीने के बाद आना स्टार्ट होता है। हल्के हल्के मोटर मूवमेंट्स इंप्रूव होते हैं जो बच्चे के होते हैं, जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो जीन होता है वो स्पाइनल मोटर न्यूरॉन के अंदर जाता है और उनको इन्फेक्ट करता है, और वो जो एबनॉर्मल जीन है उसकी जगह पे वो प्लेस हो जाता है। तो अब जिससे कि मोटर न्यूरॉन फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। अब इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसके अंदर लिवर फंक्शन टेस्ट एनॉमलीज हो सकते हैं, लिवर की जो एंजाइम्स होते हैं वो डिरेंज हो सकते हैं, कार्डिक एंजाइम्स होते हैं वो डिरेंज हो सकते हैं, क्योंकि कार्डिक मसल भी है लिवर के अंदर भी कभी, ये क्योंकि वायरस है लिवर को इन्फेक्ट कर सकता है, तो बेसिकली लिवर रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ट्रांसएमिनाइटिस मतलब लिवर के एंजाइम्स रेज हो सकते हैं, कार्डिक के ट्रोपोनेंस इंक्रीज हो सकते हैं, जो मसल्स हैं, जो सी के एंजाइम जो मसल से प्रोड्यूस होता है उसके एंजाइम इनफैक्ट रेज हो सकते हैं। तो मतलब जहाँ पे मसल्स हैं तो जहाँ पे जीन इंसर्ट हो सकता है मोटर मसल्स में, वो वाले साइड इफेक्ट्स इसके अंदर नोटेड है इंजेक्शन में। बाकी लोकल एडवर्स इफेक्ट इंजेक्शन के हो सकते हैं, और जो इंजेक्शन है इमीडिएट असर नहीं करेगा, थोड़ा टाइम में असर करेगा, और जो इसका एक्सक्रीशन है वो स्टूल्स में होता है, मतलब पॉटी में एक्सक्रीट होता है। अब लोग पूछेंगे कि ये पॉटी में एक्सक्रीट हो रहा है, अब ये वायरस है जो कि पॉटी में एक्सक्रीट हो रहा है, तो अब हम किस तरीके से हैंडल करें इस चीज को? तो पहले महीने जो होता है, जो बेसिकली जो डायपर्स होते हैं अच्छे से डिस्पोज करना होता है, और 1 महीने के बाद जब एक्सेसिव जो वायरस शेडिंग कम हो जाती है, इनिशियली जितना वायरस इन्फेक्ट कर सकता है जो मोटर न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करने के बाद इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द स्टूल्स। तो उसके बाद बेसिकली जो इंप्रूवमेंट होता है वो ग्रेजुअली इट बिकम्स अप। ठीक है, निश्चित रूप से, लेकिन सबसे बड़ा हृदयांश के लिहाज से तो पहली बात है कि ये जो इलाज है ये उपलब्ध हो, इसको इंजेक्शन दिया जाए, उसके आगे के चरण की भी बात निश्चित रूप से होगी। आपने बताया कि जो ब्रेन लगा है, जो रिसर्च हुई है, काफ़ी R&D हुआ होगा, तभी जाकर इस तरह का एक जो इंजेक्शन कहें कि एक तरह का इलाज जो रेयरेस्ट डिजीज़ की कैटेगरी में है उसके लिए ढूंढा गया। क्या ये जो कॉस्ट है डॉक्टर कपूर, मैं आपसे जानना चाह रहा था, इस तरह के कोरोना में भी हमने देखने को मिला कि एक ही कोरोना वैक्सीन के दुनिया भर में रेट्स अलग थे, और बड़ी बड़ी कंपनियां भी जब इस तरह कहें कि बीमारियां उनके लिए बड़ा बिजनेस होती हैं, तो क्या ये सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से इतना महंगा इंजेक्शन है, या फिर इसमें वाकई कुछ रेयर तरह का फॉर्मुलेशन है जो इसको, इस इलाज को महंगा करता है? इसमें इस इंजेक्शन में एज सच कोई रेयर तरीके का फॉर्मुलेशन नहीं है, और ये जो जीन है वो इजीली क्लोन हो सकता है एंड इजीली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एडिनो वायरसेस के अंदर। मेनली जिसने ये इन्वेंट करा इंजेक्शन, उस व्यक्ति ने इसकी कॉस्ट इसलिए वेरी हाई रखी कि इसको जो टेक्निक है, जो इस इंजेक्शन की टेक्निक है बनाने की, वो ईजिली इट कैन नॉट बी मतलब टेकन अप बाय अदर पीपल। तो मेनली ये है कि ये जो इंजेक्शन है इट कैन बी प्रिपेयर्ड। जो कोरोना वायरस वैक्सीन थी
वो भी एक आरएनए वैक्सीन थी। इनिशियली उसकी जो प्रिपरेशन थी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फंडिंग लगी थी, बट इवेंचुअली जो कॉस्ट थी जो कोरोना वायरस वैक्सीन की वो ड्रॉप हुई बिकॉज बहुत सारे लोगों को उसको जरूरत थी। तो ऑब्वियसली ये एक लाइफ सेविंग वैक्सीन थी उस समय की जो कोरोना वैक्सीन थी। उसी तरीके से ये वाली जो बीमारी है उसके लिए वैक्सीन भी एक लाइफ सेविंग मेजर ही है एक्चुअली। तो इस वैक्सीन को भी आइडली इसके कॉस्ट को कटिंग करनी चाहिए, प्लस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुआ है वो एक्चुअली आम आदमी को अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो वो बनाई है उस वैक्सीन की, देन जो है उस वैक्सीन का कोई पर्टिकुलर फायदा होगा एक्चुअली जो पॉपुलेशन को है। तो मेनली कॉस्ट कटिंग शुड बी डन लाइक जैसे कोरोना में की गई, और इजीली बनाई जा सकती है वैक्सीन अगर टेक्निक आती है यूएस एफडीए के थ्रू, यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रू, और हर बच्चे को ये मतलब इसको एक्सेस होनी चाहिए। बिल्कुल एक्सेस में होना चाहिए, और वही जो नहीं है अभी, और कम से कम बड़ा आगे भी सवाल निश्चित रूप से दर्शक जानना चाहेंगे कि यहाँ हमारे देश में जब कोरोना जैसी महामारी का टीका हमने बनाया तो इसका टीका उपलब्ध क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डोमेन में है इस बीमारी का जो डिजीज़ है वो पहले भी होते रहा है, तो क्यों हमारे देश में डेवलप नहीं हो पाया, इसका भी जवाब लेंगे। सोशल एक्टिविस्ट के पास चलते हैं, हमारे साथ प्रीति राजेंद्र जौहर भी मौजूद हैं। प्रीति जी, जो हृदयांश का मामला है उससे पहले एक और राजस्थान से ही मामला आया था इसी तरह का, जो पंकज जांगिड़ थे उनका 1.5 साल का बच्चा था, उसको भी इसी तरह की कमोबेश इसी तरह तर्ज पर बीमारी थी, और गुरुग्राम में भी कहें कि 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए था एक बच्ची को भी। तो केसेस इस तरह के आते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जो हेल्थ फॉर ऑल की बात होती है, हम एक इक्वल सोसाइटी की बात करते हैं, जन स्वास्थ्य की बात करते हैं, और फिर बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं देश से लेकर यूएन के स्तर तक, लेकिन अभी भी इस तरह के इलाज हैं जो ऐसे आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम करोड़पति की भी बात करें तो चंद लाख लोग इसको वहन कर पाएंगे भारत में भी, बाकी बड़ी आबादी 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। क्या कुछ किया जा सकता है ऐसी दुर्लभ बीमारियों में कि लोगों को इस तरह का इलाज मिल पाए? क्या क्राउड फंडिंग ही रास्ता है, या फिर एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए जिसमें सरकारें भी सपोर्ट करें? देखिए, अभी जैसे कि सर ने भी बोला कि क्राउड फंडिंग तो एक जरिया है ही जो इमीडिएट हमें करना होगा, मगर जितने ये पेरेंट्स हैं जो सफर कर रहे हैं, ज्यादातर हमने देखा है एनजीओज भी जब वो खुद उस पीड़ा से गुजरे, ज्यादातर एनजीओ तभी बनी। हमारी भी जो संस्था है वो मेरे फादर डिसेबल्ड हुए, उन्होंने स्टार्ट करी और इस तरीके से आगे बढ़े। तो मैं ये कहूंगी जो पेरेंट्स हैं वो एक सपोर्ट ग्रुप फॉर्म करें, और हम सारी संस्थाएं जो विकलांगता के ऊपर काम कर रही हैं हम इनके साथ मिलें और सरकार के साथ एडवोकेसी करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस चीज को लेती है, इवन अगर हेल्थ के लिए को लेकर चले, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको लेती हैं, और अगर अपने वो इस जो इंजेक्शन है इसको मुहैया कराती हैं, इवन अगर सब्सिडी भी मिलती है, तो ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि इतना महंगा इंजेक्शन किसी भी आम व्यक्ति, जैसे आपने बोला आम व्यक्ति क्या, इवन जिनके पास पैसा है वो भी इतना पैसा कहाँ से ला सकते हैं उसको अफोर्ड करने के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, एक तो अगर हम उसको यहाँ पे क्लोन कर सके, सबसे पहले तो उसके ऊपर R&D करके उसको हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए कि उसको क्लोन किया जा सके, क्योंकि 8,000 से 10,000 बच्चे के बीच में एक बच्चे को SMA होता ही है, और वो कौन से स्टेज का है वो तो डॉक्टर साहब भी बता पाएंगे कि किस स्टेज के ज्यादातर पाए जाते हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस बच्चे को ट्रीटमेंट मिल सके, सरकार भी उसमें साथ में हो, क्राउड फंडिंग भी उसके साथ में हो, और इंजेक्शन भी बन पाए। और तो और अगर इंजेक्शन नहीं भी बन पा रहा है, जब तक R&D चल रही है, बाहर से लाने में कुछ ना कुछ सब्सिडी सरकार की तरफ से प्रोवाइड करी जाए, या कोई एजेंसी हो जो उसको ले और वहां से लोग ले पाए उसे। निश्चित रूप से किसी ना किसी तरह का एक मॉडल की तरफ आप जिक्र कर रही हैं। जो सवाल मैंने पूछा था, एक मॉडल तो होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस तरह से बताया कि चंद हज़ार लोगों में से अगर किसी ना किसी बच्चे को, जो 3 केसेस तो मैं ही अभी थोड़ा स्टडी कर रहा था तो समझ आया कि राजस्थान में पिछले साल इस तरह का एक और बच्चे को ये मामला देखने को मिला था, वही कमोबेश इसी तर्ज पर। हालांकि टाइप आपने बताया, अलग अलग 4 टाइप्स बताए जाते हैं इस बीमारी के, लेकिन इंजेक्शन अमेरिका से ही आता है, इलाज वहीं से आता है, देश में इसकी कोई व्यवस्था है नहीं। मुदित का रुख करेंगे। मुदित इस खबर को ट्रैक भी कर रहे थे। मुदित, खुद ऐसा ही है, हालांकि पुलिस में जो हृदयांश के पिता हैं, आपने इस खबर को ट्रैक भी किया। क्या आसपास के लोग किस तरह से मदद को लेकर आगे आ रहे हैं? वाकई एक बड़ी दुर्लभ बीमारी, गंभीर बीमारी है। क्या समर्थन किस तरह से ग्राउंड पर मिल रहा है, आप उसको ट्रैक कर रहे हैं? और कितनी मदद का फिलहाल, क्या जिस तरह से पुलिस महकमा तो कह रहा है कि हम साथ खड़े हैं
हृदयांश के साथ हैं। आपका क्या अनुभव है, क्या कुछ खबरें आपके पास वहां पर अभी निकल कर आ रही हैं मदद को लेकर? मुदित का ऑडियो शायद अनम्यूट है। मुदित, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, जो पूरा मामला है उसको लेकर के स्थानीय लोगों का जो मामला है वो उनके करीब एक माह पूर्व सामने आ चुका था और उसके बाद से लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात को लेकर के प्रयासरत थे कि किसी भी तरह से इस बच्चे को मदद मिल सके। लेकिन लगातार लोगों की जो मुहिम थी वो जारी थी और उसके बाद से उनका ये मानना था कि जो विभाग है वो भी इसकी मदद करे और उसको लेकर के उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। और प्रयास के साथ साथ ही उनका ये मानना था कि जो हर व्यक्ति है वो उसकी मदद करे तो शायद उम्मीद हो सकती है कि उसको 17 करोड़ का जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध हो सके। और लगातार इस बात को लेकर के सोशल मीडिया और जो स्थानीय लोकल टीवी चैनल्स हैं और सभी जगह पर ये मुहिम चलाई जा रही थी। लेकिन अभी जिस तरह से मामला सामने आया, डीजीपी ने जब इस बात को लेकर के एक मुहिम छेड़ी है, आईजी ने खुद इस बात को लेकर के एक मुहिम छेड़ी है, तो उम्मीद की जा रही है कि पुलिस महकमा पूरी तरह से इसको सपोर्ट दे चुका है और स्थानीय लोग जो है वो पूरी तरह से जो मदद कर रहे थे वो अब इस बात को मान रहे हैं कि इस बच्चे को मदद मिल सकती है। एक पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ ये सब इंस्पेक्टर अधिकारी है जिसके बच्चे के साथ ये समस्या आई है। ऐसे की बीमारी जो उनके साथ हुई है उसको लेकर के उनका साफ तौर पर मानना है कि जो पूरा मामला है जी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन लगना है उस इंजेक्शन का प्रयास किया जा रहा है कि इंजेक्शन किसी भी तरह से उनको समयबद्ध लग सके और वो बच्चा जो है, जो उसके बहन और उसके जो परिवार से जब बात की गई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी तरह से हमारा बच्चा जो है वो हमसे खेलता कूदता नजर आए और हम उसके साथ ढंग से बातचीत कर सके और पूरी तरह से जो माहौल है उस परिवार के माहौल में वो डल सके। इस तरह का माहौल के लिए उन्होंने उमंग जताई थी इसके परिवार ने। जब इसके परिवार से जब बात की गई थी, खेली क्षेत्र का ये रहने वाला है बच्चा और इसके जो पिता है जी 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 मुदित जी, लौटेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से निश्चित रूप से मदद परिवार चाहेगा ही और इस तरह का जो बड़ा संवेदनशील है बच्चे के साथ में इस तरह का मामला होता है तो ना सिर्फ परिवार बल्कि आसपास के लोग और समाज के लिए भी, और खासतौर पर पुलिस महकमे में इसके पिता, तो उनकी भी एक संवेदनशीलता झलक रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो दर्शक भी जानना चाहेंगे, एक सवाल कि इतना विज्ञान ने प्रगति की है खासतौर पर रिसर्च में, अनुसंधान में और इलाज को लेकर, हमने कोरोना की भी इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार की, क्या अभी भी इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो खासतौर पर बोले जाते हैं, क्या उनका इलाज अभी भी असंभव है इस दुनिया में? और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी रहेगी कि जो जीन्स की खामियां हैं जो बच्चे में आया, क्या उन्हें माता पिता के स्तर पर ही नहीं रोका जा सकता ताकि बच्चों में इस तरह की दुर्लभ बीमारियों को उनको बचाया जा सके? बिल्कुल। एक्चुअली अब हम बहुत एडवांस्ड सोसाइटी में जी रहे हैं, बहुत सारे नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे नए नए टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे कि जीन थेरेपी मतलब करी जा सकती है। कई सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर जीन थेरेपी एक्चुअली हैज़ वाज स्टार्टेड एंड अब काफ़ी पेस अटेन कर लिया जीन थेरेपी ने। एक्चुअली फर्स्ट जीन थेरेपी प्रैक्टिकली स्किड में यूज़ हुई थी, इसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर भी वायरस ही था और उसके अंदर वायरस के अंदर एक बिल्कुल सही जीन डाला गया था और उस वायरस से कोई मतलब इन्फेक्शन करके बच्चे को उससे जीन को इंट्रोड्यूस कराया था, जिससे कि नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कराने से उसका इम्यून सिस्टम ठीक हुआ था। तो बेसिकली ये बहुत पहले से चला जा रहा है और ये जो टेक्निक है बहुत पुरानी टेक्निक है जो स्किड्स के टाइम पे स्टार्ट हुई। जो जीन थेरेपी है कई सारे डिसऑर्डर्स के लिए एक्चुअली आजकल यूज़ की जा रही है और उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन थेरेपी इज़ फॉर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का भी एक ब्लू बर्ड बायो नाम की एक कंपनी है जिसने एक जीन थेरेपी मॉडल एस्टेब्लिश करा था जिसके अंदर जो पेशेंट है उसकी स्टेम सेल्स को लेकर एक वायरस से इन्फेक्ट करा था जिसके अंदर नॉर्मल ग्लोबिन का जीन हो जो कि उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए और वही जीन जो नॉर्मल सेल्स बन गई हैं अब, जो नॉर्मल ब्लड बना सकती हैं सेल्स, एक थोड़ी सी कंडीशनिंग देकर, जो थोड़ी सी कीमोथेरेपी देकर उस जीन को इंट्रोड्यूस करा जाता था आईवी रूट से। इनफैक्ट जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं वैसे, जैसे थैलेसीमिया के अंदर भी जीन थेरेपी का उपयोग करा गया था। तो ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है, आउटकम्स आर गुड
एंड अब हम नई शताब्दी में हैं, ट्रांसप्लांट्स भी अब आ गए हैं, जीन थेरेपी का ट्रांसप्लांट भी करा जाता है, कुछ कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर का ट्रांसप्लांट भी करा जाता है, मदर और फादर भी डोनर हो सकते हैं, हैप्लोआइडेंटिकल ट्रांसप्लांट आसानी से ही किए जा सकते हैं और अच्छे आउटकम्स भी हैं। ठीक है, मैं जल्दी से 10 सेकंड में आखिरी समय में जानना चाहूंगा, क्या सिर्फ हृदयांश उस इंजेक्शन तक पहुंचने का जो इलाज है, क्या सिर्फ ये पैसे जुटाना ही एक जो चुनौती है, या फिर वो इंजेक्शन आने के बाद उसका जीवन आसानी से हो सकता है, ये भी जानना चाहेंगे दर्शक। बिल्कुल, एक्चुअली इंजेक्शन लगने के बाद जो वायरस है किस तरीके से कितने परसेंटेज ट्रांसफेक्ट करता है, जो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन हॉर्न सेल्स जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हैं, जो बेसिक प्राइमरी एटियोलॉजी है, जो मसल वीकनेस की है, वो भी एक फैक्टर है। दूसरी चीज इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स भी हैं, मतलब इट इज नॉट फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। इसके अंदर लिवर फंक्शनल एनॉमलीज हो सकती हैं, ट्रोपोनिन रेज हो सकता है, उन साइड इफेक्ट्स पर भी नजर रखनी होगी इंजेक्शन लगने के बाद भी, यानी पूरी तरह से एक तरह से कहें कि कारगर है, लेकिन साइड इफेक्ट्स भी इसके जरूर होते हैं। बहुत शुक्रिया प्रीति जी, आप हमारे साथ जुड़े, मुदित और डॉक्टर कपूर, आपने समय निकाला अपनी बात के लिए। तो फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।